जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, वैदिक राजनीतिक चिंतक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2, जो कि था राजनीति का विशेषतर धर्म, अर्थ और नीति के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक राजनीतिक चिंतन चैप्टर नंबर 3। इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर की मदद से कवर करेंगे और इसकी गारंटी मैं देता हूँ 100% कि इस चैप्टर में से अगर इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हो इस वीडियो की मदद से, तो आप एग्जाम में 100% इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप कवर कर लोगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। विभिन्न राजनीतिक चिंतक जो कि मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक और सोमदेव सूरी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि मनु कौन है। मनुस्मृति, जो कि विद्वानों का मत है कि मनु कौन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो कई मानते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र है, कोई बोलता है कि पहला राजा है। तो ये कई अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग इसको नाम दिया गया है। मेघातिथि के अनुसार, वेदों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, महाभारत के अनुसार अलग अलग विषय हैं। इसमें हम सप्तांडक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। इसमें हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र के का की रचना की। इसके 15 अधिकरण हैं। हम शुक्राचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो शुक्र नीति के लेखक हैं। कामंदक के बारे में पढ़ेंगे, जो नीति सार के लेखक हैं। सोमदेव सूरी के बारे में पढ़ेंगे और इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हम 2 क्वेश्चन है, दोनों की मदद से इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है वैदिक राजनीतिक चिंतन इकाई का परिचय दीजिए। तो जो वैदिक राजनीतिक चिंतन है, इसका हम चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। इसमें वैदिक राजनीतिक चिंतन यह प्रमाणित करता है कि वैदिक काल से ही वैदिक राजनीतिक चिंतन यह प्रमाणित करता है कि वैदिक काल से ही राजनीतिक विचार, मनन, आचरण का प्रधान विषय रहा है। हालांकि इसे उस समय एक स्वतंत्र विद्या के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तो क्या है कि जो राजनीतिक एक अपना विषय है, उसको प्राचीन भारतीय सभ्यता, प्राचीन समय में इसे पढ़ा जाता था, परंतु इसका क्या था, एक सेपरेट विषय नहीं था, अलग नहीं था। इसको और सब्जेक्ट के साथ मिश्रण में पढ़ा जाता था। फिर भी राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन और विश्लेषण निरंतर होता रहा। उत्तर वैदिक काल के सूत्रकार जैसे आप, स्तंभ, बोधायन, गौतम, वशिष्ठ ने अपने सूत्रों में शासन, दंड एवं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी विषय वस्तु को समाहित किया है। ये एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें पूर्णतः राजनीतिक सिद्धांतकार नहीं कहा जा सकता, किंतु वैदिक विचारधाराओं धाराओं की नींव मजबूत करने में इनका अहम योगदान रहा है। यही स्थिति संवृतकारों मन्नु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति की भी है, जिन्होंने भारतीय शासन और न्याय के मापदंडों को व्यवस्थित रूप दिया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। वैदिक, जैन, बौद्ध विचारधाराओं में भी राजतत्व की अवधारणा के विविध रूप दिखाई देते हैं, परंतु विशेष रूप से कौटिल्य, मन्नु, शुक्राचार्य, सोमदेव सूरी, कामंदक को राजनीतिक परंपरा के प्रमुख सिद्धांतकार और शास्त्रकार के रूप में जाना गया है। क्या है कि इन्हें जो राजनीतिक परंपरा है, इसका जो सिद्धांतकार, जो इसकी रचना है, वो किसे मेन माना गया है, कौटिल्य, मन्नु, शुक्राचार्य। परंतु उनका क्या है कि नींव में बहुत अहम हिस्सा था। आचार्य कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में उस समय के समस्त राजनीतिक सिद्धांतों को की आलोचना समीक्षा प्रस्तुत की। इस ग्रंथ में धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित भेद को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार मन्नु और याज्ञवल्क्य जैसे प्रमुख धर्मशास्त्रों का नाम भी उल्लेखनीय है। मन्नु क्या है कि ईसा पूर्व 200 से ईस्वी 200 के मध्य की मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य क्या है कि जो ईसा पूर्व 150 से 200 के मध्य की याज्ञवल्क्य स्मृति में राजनीतिक, समाज, शासन, न्याय, कर व्यवस्था तथा परराष्ट्र नीतियों पर गहन चर्चा मिलती है। इन दोनों
समितियों में निहित विचार भारतीय सभ्यता के चिंतन तंत्र एवं शासन सिद्धांत के उत्कृष्ट स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही राजनीतिक विषय हम भारतीय लोग पढ़ते आ रहे हैं और धीरे धीरे इसका स्वरूप दिया गया है। अलग अलग लेखक आए, उन्होंने अपने अपने रचनाएं की और इसका शार्पनेस बढ़ती गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसको देखते हैं। वैदिक राजनीतिक चिंतन के रूप में मन्नु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक और सोमदेव सूरी द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन एक और है। तो मतलब इन्हीं क्वेश्चनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसे आप कवर कर सकते हैं। हम देखते हैं मन्नु के बारे में कि मन्नु कौन है। तो मन्नु को मेघातिथि के अनुसार, जो कि वेदों का ज्ञाता माना जाता है, ऋग्वेद के अनुसार मनु को मानव जाति का आदि पिता माना जाता है और इसी रूप में ब्रह्मा का मानस पुत्र भी बोला जाता है। महाभारत में मनु को राजनीतिक शास्त्र का पिता माना जाता है। तो इस प्रकार मनु को डिटेल में पढ़ते हैं। पाश्चात्य विद्वान भले ही वैदिक चिंतकों के विषय में सीमित दृष्टिकोण रखते हो, परंतु मनु की राजनीतिक दृष्टि यथार्थवादी और उपयोगी दोनों है। मनु को प्राचीन भारतीय सोच का प्रमुख मनीषी कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में राजनीति को गहराई से समझते हुए राज्य को एक सजीव शरीर के समान स्वीकार किया है। उन्होंने राज्य के 7 अंगों की व्याख्या करते हुए सप्तांग सिद्धांत दिया। सप्तांग सिद्धांत के कौन कौन से 7 अंग हैं वो हम देखते हैं। इसमें आता है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। विदेश नीति के संचालन हेतु उन्होंने मंडल सिद्धांत, साढ़े गुण और नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नीतियों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। तो इसमें क्या है कि जिसमें जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनमें अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नीतियों का प्रयोग करने की सलाह दी गई तथा उन्होंने इसका विवरण भी अपने मनुस्मृति में दिया है। मनु को सामाजिक जीवन के नियमों का निर्माता, मानव संस्कृति की प्रारंभिक विधिवेता कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो मनु है वैश्वत राजा है और उनके अंतर्गत मनुष्य उनकी प्रजा है। और मेघातिथि के अनुसार क्या है कि मतानुसार क्या है, मनु वेदों का ज्ञाता है, शाखाओं के अध्ययनकर्ता और स्मृति परंपरा के प्रवर्तक थे। और ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का आदि प्रणेता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में वर्णन है कि मनु के वचन औषध के समान है। आप स्तंभ, गौतम और वशिष्ठ जैसे धर्मसूत्रकारों ने भी मनु का उल्लेख किया है। महाभारत में विभिन्न मनुओं का उल्लेख मिलता है तथा उन्हें राजनीति का प्रवर्तक कहा गया है। शांति पर्व में स्वयंभू और प्राचीतस मनु दोनों का उल्लेख मिलता है, जहाँ पहला धर्मशास्त्रकार और दूसरा अर्थशास्त्रकार माना गया है, जिसमें पहले को धर्मशास्त्रकार और दूसरे को अर्थशास्त्रकार माना गया है। कौटिल्य प्राय प्राचीतस मनु का ही हवाला देते हैं। नारद स्मृति के अनुसार मनु ने धर्मशास्त्र की रचना कर उसे नारद को अध्ययनार्थ किया। कालांतर में यह मानव धर्मशास्त्र के रूप में परिवर्तित हुआ, जो आगे चलकर मनुष्य स्मृति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें क्या है कि जो समय के साथ क्या है कि मानव धर्मशास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गया और इसका आगे जाके क्या नाम दिया गया, मनुस्मृति का नाम दिया गया। मनुस्मृति केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि प्राचीन समाज और राज्य के संबंधित संस्थाओं का विस्तृत निरूपण है। सप्तम अध्याय में राजा के धर्म, दंड व्यवस्था, मंत्री परिषद, कर्मचारियों के विभाजन, युद्ध नीति, कर प्रणाली, ऋण, चतुर्विधि, उपाय मंडल, सिद्धांत आदि का वर्णन मिलता है। मनु ने राजनीति को धर्मशास्त्र का अविभाज्य अंग माना है। यद्यपि वे विशुद्ध राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, फिर भी उनके सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति की आधारशिला है। ये क्या है कि हमने मनु का इसमें क्या देखा, विस्तृत विवरण देखा।
समय के साथ मन्नु की परिभाषा चेंज होती गई, क्या क्या उनको पुकारा गया, क्या क्या उनकी रचना थी। और इसको पूरे को देखकर क्या मानते हैं कि वो केवल राजनीतिक दार्शनिक ही नहीं थे, वो क्या थे, प्राचीन भारतीय राजनीति की आधारशिला भी उन्होंने रखी। और वो केवल क्या है कि केवल राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने मिश्रण के साथ क्या, उनका केवल अलग विषय नहीं था। तो ये क्या थी, हमारा मन्नु के बारे में डिटेल था। अब हम आगे देखते हैं कौटिल्य। वैदिक युग के प्रमुख राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान अत्यंत ऊंचा है, जिन्होंने भारतीय राजनीति का वह स्थान प्राप्त किया है जैसे ग्रीक परंपरा में प्लेटो अरस्तु को मिला है। भारतीय राजनीति के विकास पर उनका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। कामंदक ने स्वयं को कौटिल्य का शिष्य बताया है। सोमदेव सूरी की कृतियों में भी उनका प्रभाव परिलक्षित होता है, उनकी छवि दिखाई देती है। कौटिल्य को प्राचीन भारत का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र ने राजनीतिक, कूटनीतिक, अर्थनीति और प्रशासनिक विचार की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। तो आप इसी लाइन की वजह से इसे पूरा समझ सकते हैं। जो उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र है उसमें क्या है, राजनीति है, कूटनीति भी है, अर्थनीति भी है और प्रशासनिक विचार भी पूरी तरह से डिटेल में दिया गया है। इससे क्या है, पश्चिमी विद्वानों की यह धारणा टूट गई कि भारत में राजनीति का कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ। अर्थशास्त्र में शासन, समाज, विधि, न्याय, गुप्तचर, युद्ध नीति आदि सभी पक्षों का व्यवस्थित विवरण मिलता है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, का समय 300 से 400 ईसा पूर्व माना गया है। वे मगध साम्राज्य के गृह मंत्री थे और नंद वंश के अंत के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर उन्होंने आसीन उनको करवाया। अर्थशास्त्र है उसके क्या है, 15 अपराधिक अधिकरण है में विभाजित किया गया है। सॉरी, अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। विस्तृत ग्रंथ है जिसमें विनय, प्रशासन, न्याय, भ्रष्टाचार नियंत्रण, सुरक्षा, मंडल नीति, संधि विग्रह, युद्ध और संघ राज्यों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है। राजतत्व सिद्धांत, प्रशासनिक नीति और अंतर्राज्यीय संबंध सभी इसी में सम्मिलित है। राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करने वाला यह ग्रंथ भारतीय राज्यशास्त्र का आधार माना जाता है। अगला हम देखते हैं शुक्राचार्य। पुराणों में वर्णित शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और शुक्र नीति नामक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र परंपरा के आरंभिक प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की भूमिका में बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों को प्रणाम करते हुए उन्हें नीति शास्त्र का संस्थापक आचार्य बताया है। तो ये क्या है, उनके गुरु ही मान लो, इक्विवेलेंट। उन्होंने इसको अपनी अर्थशास्त्र की भूमिका में चिन्हित किया है। शुक्र नीति 4 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंड में राजा और युवराज के गुण हैं। तीसरे में राजा और प्रजा के सामूहिक धर्म और चौथे में सैन्य, दुर्ग, न्याय, कृषि, देवालय, जल स्रोत, उद्योग जैसे विषयों का उल्लेख है। इसमें राजा, राज्य, प्रजा 3 मुख्य घटक हैं जिनमें परस्पर संबंध, कर्तव्य और विस्तृत वर्णन किया गया है। शुक्राचार्य ने राजनीति के साथ साथ उनके व्यवहारिक रूप पर बल दिया है। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, राजनीति के साथ साथ उनके जो व्यवहारिक रूप है उन पर भी बल दिया है। अगला हम देखते हैं कामंदक। कौटिल्य के पश्चात राजनीति पर जिन विचारकों का प्रभाव रहा है उसमें कामंदक का नीतिसार सबसे प्रमुख ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ नीति, दंड व्यवस्था, राजनीतिक और कूटनीति का संकलन है। कामंदक का काल लगभग 300 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। उन्होंने स्वयं को कौटिल्य का शिष्य बताया है और उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्हें सरल भाषा में समझाया है। तो मतलब इन्हें क्या है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य का जो ग्रंथ है उसको क्या है, सरल भाषा में इसको समझाया है। उनका क्या है, नीति सार में कुल 192 पद्य, 32 प्रकरण और 20 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसमें इंद्र विजय, दंड नीति, मंत्रणा, दूत, गुप्तचर, युद्ध, सेना, राजक्रम, संधि आदि विषयों का विश्लेषण है। कौटिल्य ने जहाँ 4 उपाय बताए हैं वहीं कामंदक ने इन्हें 7 में विस्तार दिया है और मंडल सिद्धांत का अधिक प्रत्यक्ष प्रयोग बताया है। और इसमें लास्ट देखते हैं हम सोमदेव सूरी के बारे में। 10वीं शताब्दी के जैन विद्वान सोमदेव सूरी यशस्ती लक्षम्पु और नीति वाक्यामृत
के रचयिता थे। ये दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव के आश्रित कवि थे। उनका नीति वाक्यामृत ग्रंथ जैन राजनीतिक परंपरा का दार्शनिक रूप प्रस्तुत करता है, जिन्हें 32 समुद्देश अध्याय हैं। इसमें पुरुषार्थ, वार्ता, दंड नीति, मंत्री परिषद, सेना, दूत, जनपद, कोष, राजा रक्षा आदि विषयों का सूत्र शैली में वर्णन किया है। नीति वाक्यामृत में धर्म, अर्थ, काम, दंड, सेना, मंत्रणा, मात्य, जनपद जैसे विषयों का सरल व सुसंगत ढंग से प्रतिपादन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सोमदेव सूरी ने नीति को जनता और राज्य के कल्याण से जोड़ा। भारतीय राजनीति में उनके योगदान का महत्व अतुलनीय हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने वैदिक और जैन परंपरा को एक व्यवहारिक रूप में संयोजित किया है। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक, सोमदेव सूरी के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।